एक्टिवेशन ऑफ ओवम, इसी को हम कॉर्टिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है समझो। क्या हुआ था, पहले हम कह रहे थे कि जो स्पर्म होता है वो कांटेक्ट में आ गया था ओवम के और एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई थी। एक्रोसोमल रिएक्शन एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ अंदर ओवम अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहा है। कौन कौन से चेंजेस लाएगा वो? फर्स्ट, ओवम जो है वो सबसे पहले बनाता है यहाँ पर एक एग कोन। एग कोन फॉर्मेशन, ये देखिए यहाँ पर ये स्पर्म आया और स्पर्म आने के बाद में जो ये ओवम होता है, इस ओवम के जिस एरिया पर स्पर्म कांटेक्ट में आएगा वहाँ पर ये ओवम क्या हो जाएगा, एक कोन बना देगा। तो इसको बोल रहे हैं हम एग कोन। ये ह्यूमन में नहीं होता, ये सी अर्चिन का मामला है, तो वहाँ पर एग कोन बनेगा। सेकेंड स्टेप क्या करता है यहाँ पे, हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। हालांकि इसको हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था जब ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, लेकिन वो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन अब जाकर के बनती है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। कैसे बन रही है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, इसको समझते हैं पहले। देखिए हम वापस से एक बार लेयर बनाते हैं। ये अंदर वाला जो मामला है ये है ओप्लाज्म, और ये बनाई हमने ओवम मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बना दी हमने। इसके बाहर की तरफ यहाँ पर ये बाहर बना रहा हूँ मैं, क्योंकि सी अर्चिन का एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं ना, तो हमने बाहर बना दिया जेली कोट। अब इसके अंदर की तरफ क्या बनी हुई है, विटिलाइन मेम्ब्रेन। तो हमने यहाँ पर ये बना दी विटिलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होगा, ये जो ओवम है, इस ओवम के अंदर हमने कहा था कि पेरिफेरल रीजन में ग्रेन्यूल्स होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, या यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर हमें डेंस इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे और एक मिलेगा हमको परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स। जो डेंस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये सीक्रेट करते हैं म्यूको पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और ये जो होता है, जो परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन। पहले तो ये समझना है। अब क्या हुआ, तो हम कह रहे हैं कि ओप्लाज्म के अंदर क्या थे, ओप्लाज्म के अंदर यहाँ पर हमने बना दिए ग्रेन्यूल्स। तो ये हमने ग्रेन्यूल्स बना दिए इस तरीके से। क्या होगा, ये ग्रेन्यूल्स जो है वो बर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ये ग्रेन्यूल बर्स्ट होते हैं, इसके अंदर की तरफ सोचिए, ये यहाँ पर ये है डेंस इलेक्ट्रोलाइट्स। जो क्या बनाते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और ये जो है वाइट कलर का, ये है ट्रांसपेरेंट या फिर परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हो जाएंगे परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या हो रहा है, देखिए बाहर की तरफ जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है, ये विटिलाइन मेम्ब्रेन, इस विटिलाइन मेम्ब्रेन के पास में
जो अंदर वाला जो डेंस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और विटेलाइन मेम्ब्रेन के पास में चले गए, और यहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन के पास में होकर के यहाँ क्या कर देंगे, अपना एक्यूमुलेशन कर देंगे। इस तरीके से रिलीज हो रहे हैं और ये यहाँ पर इसमें इसका एक्यूमुलेशन हो गया इधर, ये चीज़ ये रिलीज हो रहे हैं और इन्होंने एक लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। पीछे जो है वो क्या है, जो हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट जो होते हैं वो क्या बना रहे हैं, वो हाइलिन मेम्ब्रेन बना रहे हैं। ये अंदर वाला जो ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स था वो भी तो बाहर रिलीज होगा। जब यहाँ पर रप्चर हो जाएगा, जब बस्ट हो जाएगा कॉर्टिकल, तब ये क्या करेगा, ये अपने अंदर का जो मामला है हाइलिन वाला वो बाहर सीक्रेट करेगा। तो हम कह रहे हैं देखो ये जो येलो लाइन है वो क्या है, ये एग मेम्ब्रेन है, ओवम की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ये क्या है, ये रप्चरिंग कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है। ये अंदर की तरफ जो पिंक कलर का है ये क्या है, ये डेंस इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये यहाँ पर सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेट होकर के क्या बना रहा है, ये पूरी एक लेयर बना रहा है। इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, म्यूको पॉली सैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। और इसके नीचे की तरफ ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बन रही है ये किसके साथ में जुड़ी हुई है, तो इसके नीचे की तरफ कौन सी लेयर है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो ये इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ में अटैच हो रही है। हम कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर ये एक एग मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवम की। इसके नीचे की तरफ यहाँ पर ये हाइलिन मेम्ब्रेन हो जाएगी ट्रांसपेरेंट, और ये हो जाएगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये हो जाएगी विटेलाइन मेम्ब्रेन। और जब ये दोनों मिल जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन। तो क्या कहा हमने, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड और विटेलाइन मेम्ब्रेन आपस में जुड़ गई, उससे किसका फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन का। देखो क्या हो रहा है, आप उसे समझते हैं। एक्टिवेशन ऑफ ओवम कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले एग कोन का फॉर्मेशन हुआ। ह्यूमन में नहीं होता ऐसा मामला, ठीक है, ये सी अर्चिन का मामला है। सेकंड फॉर्मेशन की बात करते हैं हम, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कैसे बनती है, ये हमारे में भी होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, जो ऊप्लाज्म के अंदर ये हमने एग मेम्ब्रेन बनाया है और ये अंदर की तरफ ऊप्लाज्म है, ऊप्लाज्म के अंदर की तरफ पेरिफेरल रीजन में क्या बन गए थे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स किसकी वजह से बन रहे हैं, यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी वजह से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनते हैं। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर देखो डेंस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और परमिएबल या ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जो डेंस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का सिक्रेशन करते हैं और जो परमिएबल होते हैं वो हाइलिन मेम्ब्रेन का सिक्रेशन करते हैं। यहाँ से देखते हैं हम, ये हमने गोल गोल क्या बनाया, ये वाले गोल गोल क्या बनाया है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर जो ये ऑरेंज कलर का, ये सॉरी पिंक कलर का बनाया है, ये है परमिएबल व्हाइट कलर का जो बनाया है वो है परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो ये पिंक कलर का बनाया है ये है डेंस इलेक्ट्रोलाइट्स। ये ओवम की मेम्ब्रेन है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है और ये जेली कोट है। ध्यान रखना, वापस से कह रहा हूँ, ये जेली कोट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि स्टडी सी अर्चिन में चल रही है। हमारे अंदर ये जेली कोट की जगह क्या होता है, जोना पेलिसिडा होता है, कोरोना रेडिएटा होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे में भी विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, हमारे अंदर भी यहाँ पर ये फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनती है। तो लेकिन वो कैसे बनती है उसको समझेंगे, तो सिमिलरिटी है काफ़ी बनने के प्रोसेस के अंदर, इसलिए हम स्टडी इसकी कर रहे हैं लेकिन कंपैरिजन हमसे कर रहे हैं उसका। तो क्या कहा हमने, जेली कोट बना हुआ बाहर, अंदर की तरफ विटेलाइन मेम्ब्रेन बनी हुई है और अंदर की तरफ ओवम मेम्ब्रेन बनी हुई है। अब क्या होगा, जो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होते हैं ये रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने की वजह से अंदर के जो डेंस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कहाँ आ गए, ये इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ आ गए। देखो ये वाइट था, ये पिंक था, ये सब का सब इस वाइट के ऊपर पिंक लेयर बन रही है, वाइट के ऊपर पिंक लेयर बन रही है। क्लियर, पीछे वाली लेयर को हमने वापस नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है, इसको छोड़ो। हमको तो ये समझना सीखना क्या है, सेकंड नंबर फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसलिए मैं नीचे वाली लेयर वापस नहीं बना रहा।
तो हमने कहा कि ये वाली लेयर तो इसकी वजह से आ गई। अंदर की तरफ जो यहाँ ट्रांसपेरेंट था इलेक्ट्रोलाइट्स, वो क्या बना रहा है, ये अंदर की तरफ क्या बना रहा है, हम कहेंगे ये बना रहा है हाइलिन मेम्ब्रेन। ये क्या बन गई, हाइलिन मेम्ब्रेन बन गई। ये लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, ये हाइलिन मेम्ब्रेन का चाप स्तर बन गया। जब पूरा यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पूरी एक पिंक कलर की लाइन बन रही है, उसको बोलेंगे हम म्यूकोपोलिसैकेराइड लेयर या ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। और पीछे की तरफ एक लेयर बन रही है, वो है आपके विटेलिन मेम्ब्रेन। तो दोनों जब मिल जाएगी, देखो प्लस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस विटेलिन मेम्ब्रेन, तो क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। तो ये दोनों मिल करके क्या बना रही है, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, हमने उस वक्त ओवम के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, ये प्रिवेंट करती है क्या, पॉलीस्पर्मी। तो हम कहेंगे सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कैसे हो रहा है, समझ में आ रही है बात। इसके बाद में थर्ड स्टेप पढ़ते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ओवम के अंदर कैसे होती है। थर्ड पॉइंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा इसके अंदर। हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब है कि जो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, ये परमिएबल हो जाती है। क्या हो जाएगी, ये परमिएबल, पारगम्य हो जाती है। किसके लिए, हम कह रहे हैं पोटेशियम आयन के लिए, फॉस्फेट आयन के लिए, और हम कहेंगे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के लिए, और हम कहेंगे यहाँ पर इथाइलिन के लिए, ग्लाइकेन के लिए परमिएबल हो जाती है। दूसरी चीज, जब ये परमिएबल हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे अंदर की तरफ कंटिन्यूसली हम कहेंगे कि जब ये आयन आएंगे तो जो NAD होता है, उस NAD का क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन। NAD काइनेज की हेल्प से, तो NAD के साथ में जुड़ जाएगा ATP, जिससे कि ये NADP प्लस ADP में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या हो रहा है, और कह रहे हैं हम कि ओवम के अंदर की तरफ ऑक्सीजन जो है उसका उपभोग, या ऑक्सीजन, हम कहेंगे ऑक्सीजन के उपभोग की जो दर होती है वो बदल जाती है। जैसे हम कहें अगर फ्रॉग या टोड, इनके अंदर तो क्या हो जाएगी, जो ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन की रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर सी अर्चिन, तो सी अर्चिन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन की रेट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ये चीज़ होगी, तो इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। फिर क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें होगी तब कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगी। और कॉर्टिकल रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ दिया कि वो क्या बना देती है, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेती है। तो हम कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या क्या हुआ, देखो ओवम के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पोटेशियम, फॉस्फेट, वाटर मॉलिक्यूल, एथिलीन, ग्लाइकॉन, इन सभी के अंदर परमिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ओवम जो है उसके अंदर NAD प्लस ATP क्या बना रहा है, NADP एनर्जी बन गई यहाँ पर। ये एनर्जी जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज में आएगी। अंदर की तरफ कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ अंदर की तरफ जो कैल्शियम आयन होते हैं उसका क्या हो रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उसका इफ्लक्स होता है। तो बाहर की तरफ क्या हो रहा है, वही चीज़, सेम चीज़ जो स्पर्म में हो रही थी। तो बाहर की तरफ हम कहेंगे एसिडिक जो मीडियम है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ अंदर की तरफ साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब अंदर तो pH बढ़ रहा है
और बाहर का पीएच जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो भी हेल्प करेगा स्पर्म को अंदर आने में, लेयर को डिजोल्व करवाने में। ऑक्सीजन की जो यूटिलाइजेशन की रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। किस में तेज हुई है? सी अर्चिन के अंदर हुई है, लेकिन फ्रॉग में, टोड के अंदर ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर बाद में फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम थर्ड स्टेप में पढ़ेंगे, एक्टिवेशन ऑफ ओवम के अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर। तो 3 स्टेप में हम पूरा एक्टिवेशन समझ लेते हैं। कोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कैसे बनी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी हुई। इतनी जानकारी 4th स्टेप के लिए पर्याप्त है। इसके आगे लास्ट जो टॉपिक बचता है मैकेनिज्म का, वो है एम्फीमिक्सिस या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। कैसे होता है वो समझते हैं। देखिए, एम्फीमिक्सिस हम लास्ट स्टेप की बात कर रहे हैं उभय मिश्रण की। उभय मिश्रण में क्या होता है, एक सामान्य सा प्रक्रम है कि हमने स्पर्म को कहाँ तक पहुंचा दिया, ओवम के अंदर तक पहुंचा दिया है। तो ये अब जब डिप्लॉइड सेट बनाएगा, जब क्रोमोसोम का सेट बनाएगा, तो उसमें कौन कौन से स्टेप होंगे? 3 स्टेप होते हैं। पहला है पेनिट्रेटिंग पाथवे, हिंदी में बोलते हैं इसको भेदन पथ। दूसरा है कॉपुलेटरी पाथवे, हिंदी में बोलेंगे इसको संयुग्मन पथ। और तीसरा है क्लीवेज पाथवे, हिंदी में बोलते हैं इसको विदलन पथ। 3 पथ के द्वारा एम्फीमिक्सिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। पेनिट्रेटिंग पाथवे नाम से मालूम चल रहा है कि पेनिट्रेट करके स्पर्म कहाँ आ गया, अंदर की तरफ आ गया है। ह्यूमन के केस में पूरा स्पर्म अंदर आता है, सी अर्चिन के केस में न्यूक्लियस अंदर आता है। दोनों का ही मामला समझ में आना, आप समझना जरूरी है। तो हम कहेंगे कि ह्यूमन के केस में स्पर्म पूरा अंदर आ गया। अब अंदर जब आएगा तो आगे क्या होगा, आगे सिंपल सी बात है, हेड होगा और पीछे मिडिल पार्ट होगा। और हेड के अंदर एक्रोसोम तो चले गए थे सारे के सारे, पीछे क्या बच गया, न्यूक्लियस। वो प्रोन्यूक्लियाई बचा यहाँ पे। तो हमने कहा कि ये प्रोन्यूक्लियाई यहाँ पर आगे आ गया हुआ है और पीछे की तरफ मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो उसको एनर्जी के लिए जरूरी होता है। और इसी हेड के न्यूक्लियस के अंदर ही हमको प्रॉक्सिमल सेंट्रियल भी मिलता है, जो यहाँ स्पेंडल फाइबर बना करके और फिर इन क्रोमोसोम को अलग रहेगा। क्या हुआ सेकंड टाइम पे, जैसे अंदर आता है यहाँ पर, ये अंदर आने के बाद में 180 डिग्री पर ये घूम जाएगा। तो 180 डिग्री पर क्या हो जाता है, ये रोटेट हो जाता है, ठीक है। और रोटेट होने के बाद में देखो पीछे की तरफ तो क्या चले गए, प्रोन्यूक्लियाई, और आगे की तरफ क्या आ गए हैं यहाँ पर, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब यहाँ ये वाली कंडीशन आ गई। इधर हम बात करते हैं कि ये ओवम है, इस ओवम के अंदर का ये प्रोन्यूक्लियाई है। ओवम का प्रोन्यूक्लियाई जो होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, कैरियोमियर्स होते हैं। इधर ये ओवम का प्रोन्यूक्लियाई और इधर भी स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई, दोनों ही आपस में पास में आना चालू कर देंगे। जब पास में आना चालू करेंगे तो उस पाथवे को हम बोलते हैं कॉपुलेटरी पाथवे। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, कॉपुलेटरी पाथवे में ये दोनों पास में आ रहे हैं। फिर क्या होगा, दोनों जो है आपस में मिल जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट के अंदर क्लीवेज होना चालू कर देगा। क्लीवेज का मतलब होता है उसमें खांच बननी चालू हो जाएगी, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये कंटिन्यूस स्टेप चलता रहेगा। इसको बोलते हैं हम क्लीवेज पाथवे। तो थर्ड स्टेप में क्या बोलेंगे हम, जाइगोट बनने के बाद में क्या होगा, क्लीवेज होगा उसका, और 1 सेल से 2 सेल बन जाएगी, तो ये हो जाएगा क्लीवेज पाथवे। 3 स्टेप है एम्फीमिक्सिस के, और ये यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये 5 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं फर्टिलाइजेशन के। फर्स्ट क्या था, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। सेकंड क्या था, कैपेसिटेशन। थर्ड था कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म टू ओवम। फोर्थ क्या था, कॉर्टिकल रिएक्शन। और फिफ्थ नंबर जो है वो क्या था, एम्फीमिक्सिस। 500 स्टेप डिटेल के अंदर हमने जान लिए है। इतना जानना बीएससी 3rd ईयर के बच्चों के लिए डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर पर्याप्त है। तो 12th के बच्चे भी इस मैकेनिज्म को समझ करके और एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। इसके बाद में हम आगे की बात करेंगे।